सब आपको वर्चुअली नमस्ते कर रहे हैं। वेलकम मैडम। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्कार एंड गुड इवनिंग तो ऋचा जी, आपको भी नमस्कार। दीदी, नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू सोल होलिस्टिक प्लेटफॉर्म। और थैंक आज यू सो हमारे मच, साथ थैंक यू। दीप्ति मैम जुड़ी हुई हैं, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। रिग्रेशन थेरेपीज करती हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, फिर आपका क्रिस्टल हीलिंग, साउंड वाइब्रेशन थेरेपी, ईएफटी, काफी कुछ। और इन्होंने अपने लाइफ में इतनी सक्सेस स्टोरीज दी है कि पूछे मत। लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा शिफ्ट एक एक सेशन के बाद ही क्रिएट हो चुका है। एंड इसके लिए मैं चाहती थी कि मेरे सोल होलिस्टिक फैमिली मेंबर्स भी इनसे मिलें और अपने कुछ इश्यूज को इनके हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। देन व्हाई नॉट, है ना? तो अब मैं हैंड ओवर कर रही हूँ दीप्ति मैम आपकी तरफ। नाउ दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स, श्योर, सो ऑल या योर्स। थैंक यू। थैंक यू। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ ऋचा जी को थैंक यू बोल के। थैंक यू ऋचा जी सो मच। आपने मुझे ये मौका दिया अपने सोल फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने का, अपने थेरेपी को प्रेजेंट करने का। सो थैंक यू सो मच। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और गुड इवनिंग सारे लिसनर्स व्यूअर्स जो लोग यहाँ पे हैं। तो मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और मैं करीब 6 साल से ये काम कर रही हूँ, इंडिया में भी यूएई में भी। तो काफी सारे केसेस किए हैं मैंने। तो क्या अब शुरू किया जाए? आप लोग इंटरेस्टेड है शुरू किया जाए? यस मैम, यू स्टार्ट। ओके ओके, तो मैं ना अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। हम्म, रिचा जी अगर आप अलाउ करें तो मैं आई स्क्रीन अलाउड, आई शेयर अलाउड। करूंगी। यस यस, यू कैन। एक सेकेंड। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? नो मैम, अभी क्या नहीं आया। विजिबल है? नो नो, मैम। नो मैम। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हम्म, क्या यस, नाउ विजिबल इट है? इज कमिंग। यस, इट इज कमिंग। या स्टार्टेड। ओके यस, ओके ओके। तो आज बातें हो रही है हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी की। तो हिप्नोसिस यानी सम्मोहन क्रिया, और हिप्नोथेरेपी यानी हिप्नोसिस द्वारा थेरेपी या ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि हिप्नोसिस है क्या। क्योंकि ऐसा है कि लोग डरते हैं, हिप्नोसिस के नाम से लोगों को बहुत ज्यादा डर है। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि हिप्नोसिस क्या है। देखिए, स्क्रीन पे तो आपके बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, बट हमको थियोरेटिकल नहीं समझना, या हमको एक्चुअली समझना है कि हिप्नोसिस क्या है।
ठीक है। तो हिप्नोसिस एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप कभी टीवी देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह से खो गए हैं, होता है ना ऐसा कई बार कि आप कोई पिक्चर देखने गए और आपको पिक्चर इतनी ज्यादा पसंद आ गई, वो इतनी इंटरेस्टिंग है मूवी, आप इतने खो गए, आप कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न और समोसा लेकर बैठे हैं, मूवीज में कब आपने खा लिया आपको पता ही नहीं चला। और आप इतने खो गए मूवी देखने में कि हीरो को अगर कुछ हुआ तो आप रो रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है तो हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो हीरो जब 10 को मार रहा है। हालांकि जितने भी दर्शक हैं उन सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये रियल लाइफ नहीं है, दिस इज जस्ट एक्टिंग एंड एंटरटेनमेंट। फिर भी हम उसमें इतनी ज्यादा खो जाते हैं इमोशनली और देखने में कि हमें ना टाइम का पता होता है ना रियलिटी का अंदाज होता है, हम बस उसमें खो जाते हैं। तो वी आर लाइक hypnotized in that moment. ओके। इसी तरह से कई बार हमारा, शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग टीवी प्रोग्राम है और हम देखने में इतने बिजी हैं कि बच्चे ने आके कुछ बोला, माँ माँ खाना दो, और हम हमारा ध्यान ही नहीं गया बच्चे ने क्या बोला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कई बार आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप सुबह सो के उठे, सुबह सुबह 5 बजे आपकी नींद खुली और आपको पता चल रहा है कि शायद मेरी वाइफ उठ चुकी है, वो शायद किचन में कुछ कर रही है। मतलब योर माइंड इज अलर्ट एंड अवेक। माइंड सारा रजिस्टर कर पा रहा है, बाहर ट्रैफिक का साउंड है, अजान का साउंड है आ रहा है, या वाइफ उठ गई है किचन में चाय बना रही है। सो योर माइंड इज अवेक बट योर बॉडी इज फीलिंग वेरी हैवी एंड लेजी और आँख खोलने का मन नहीं कर रहा है। सो द बॉडी इज हैवी बट द माइंड इज अलर्ट एंड अवेक। सो ये है, दैट इज व्हेन यू आर नेचुरली हिप्नोटाइज्ड। ठीक है ना। तो हम सब अपने डे टू डे लाइफ में भी लगभग दिन भर में 24 घंटे में ऑलमोस्ट 2 बार ऐसा होता है कि हम नेचुरली हिप्नोटाइज स्टेट में रहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा किसी चीज को गहराई से सोच रहे हैं या कोई परेशानी है और हम उसकी परेशानी को सोचने में इतने ओवर थिंकिंग में कई बार या डीप थिंकिंग में रहते हैं कि हमें आसपास का ध्यान भी नहीं होता कि यार इतना वक्त कैसे हो गया, या तुमने ये बोल दिया मैंने तो सुना ही नहीं। सो इन सारे स्टेट्स में क्या होता है, वी आर नेचुरली हिप्नोटाइज्ड। ठीक है। तो हम लोग एज थेरेपिस्ट जब क्लिनिकली हिप्नोटाइज आपको करते हैं तो आपको उसी स्टेट में लेके जाते हैं, बट वो 2-4 मिनट का नहीं होता है, वो पूरा 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है। सो हिप्नोसिस इज अ वेरी नॉर्मल स्टेट, ये कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है। और आपको जब भी ऐसा लगे कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल, आप आंखें खोल सकते हैं। सो विल आई बी इन कंट्रोल क्या, क्योंकि लोगों को डर ये होता है कि हिप्नोटाइज होने से मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रह जाएगा। ज्यादातर ऐसा परसेप्शन हम लोगों को होता है जब हम जनरली मूवीज में ऐसा दिखाते हैं, या आप में से कई लोगों ने शायद स्टेज हिप्नोसिस देखा होगा जहां स्टेज पे कई लोगों को बुला के बस यूं चुटकी बजाते हैं और बस वो ऐसे गिर जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उनको अपने बॉडी का होश नहीं रहता, माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसा आपने शायद देखा होगा। तो इस तरह का होता है, वैसे इस तरह का जेन्युइनली होता है। बट हम लोग तो थेरेपिस्ट है, मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, और हम लोग हिप्नोसिस का यूज करते हैं थेरेपी यानी ट्रीटमेंट के लिए। तो बिल्कुल इस तरह का काम हमें तो अलाउड भी नहीं है, इस तरह का कि आप क्लाइंट को बिना बताए ऐसे आप हिप्नोटाइज कर दो, दैट इज नॉट एथिकल फॉर अस। हमें वो अलाउड नहीं होता है, बिकॉज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इतना स्पिरिचुअल काम होता है कि इसमें क्लाइंट की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में आप डरने वाली कोई बात नहीं होती है, आप बिल्कुल, आपकी सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। और जब आप हिप्नोटाइज्ड भी होते हैं तो आप जब बोलते हो तभी हम ऐसा करते हैं, और आप थ्रू आउट द सेशन बिल्कुल अपने कंट्रोल में होते हैं। आपका कंट्रोल कभी भी नहीं जाता, आपको जब भी अनकंफर्टेबल लगे सेशन के दौरान भी तो आप अपनी आंखें खोल सकते हो और थेरेपी सेशन बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाएगा। इतना ही आसान है। इनफैक्ट थ्रू आउट द सेशन आप मुझसे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो आप
फुल कंट्रोल में होते हैं अपने माइंड के, अपने बॉडी के, और आपको जबरदस्ती कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, जैसा मैंने अभी बोला कि कैन आई बी कंसर्न, आपकी मर्जी है। देखिए, क्लिनिकल सेटअप में हम लोग आपकी मर्जी के बगैर बिल्कुल भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। जब आप एग्री करते हो, और जो भी हम करते हैं हिप्नोटाइज भी आपको करते हैं, तो वो द पर्पस ऑफ थेरेपी होता है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और बिल्कुल आपकी मर्जी से होता है। तो क्या हिप्नोसिस सेफ है? बिल्कुल सेफ है। इसमें कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें कहीं आप कंट्रोल नहीं खोते हैं, इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप आते हो, आप बैठते हो, मैं आपको हिप्नोटाइज करती हूँ। और हिप्नोसिस में होता क्या है, जब आप जाते हैं तो यू एक्चुअली गो डीप विद इन योरसेल्फ, है ना। तो आपका बॉडी थोड़ा हैवी जरूर फील होता है, यू फील हैवी, बट योर माइंड इज वेरी अवेक एंड अलर्ट। आपको सारी चीजें पता होती है, जो कुछ भी आसपास हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, सारा कुछ आप सुन रहे हो, आपको सारा पता है। इनफैक्ट सच तो ये है कि अगर आप, कई बार लोग समझते हैं कि हिप्नोसिस यानी स्लीप होता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि हिप्नोसिस के वक्त आप बेहोश हो जाते हो या आपको नींद आ जाती है, नहीं। ना आप बेहोश होते हो, ना आपको, अगर आपको नींद आ जाए तो बिल्कुल थेरेपी सेशन तो हो ही नहीं सकता। हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि भाई थेरेपी सेशन के पहले आप ध्यान रखिए कि आपकी नींद पूरी हो, अच्छे से आपने सोया हो, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप थेरेपी सेशन के दौरान सो जाएंगे और फिर थेरेपी खराब हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए थेरेपी का मतलब, हिप्नोसिस का मतलब नींद नहीं होता है, हिप्नोसिस का मतलब सोना नहीं है, और हिप्नोसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेहोश होते हैं, बिल्कुल नहीं है। हिप्नोसिस मतलब आपका बॉडी हैवी फील होता है, बट आपका माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट और अवेक मोड में होता है। तो अभी मैं बोलती जा रही हूँ, जब मैं ये खत्म कर लूंगी अपने स्लाइड्स, तो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप फिर मुझसे पूछ पाएंगे। ओके, चलिए, व्हाट हैपेंस क्योंकि देखिए हिप्नोसिस, लोग डरते हैं कि क्या अगर हिप्नोटाइज हो जाएंगे तो क्या मैं, वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्या मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल अलर्ट अवेक रहते हैं, आपका बॉडी बस रिलैक्स्ड होता है, और आप जब चाहे अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू आर इन फुल कंट्रोल, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी डरावना कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। क्या हिप्नोथेरेपी बच्चों पे काम करता है? बिल्कुल कर सकता है। बहुत छोटे बच्चे नहीं, लाइक 3-4 साल के बच्चों के ऊपर, कम से कम बच्चे इतने बड़े हों कि वो आपको अच्छी तरह से समझ पाए जो आप बोल रहे हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट हो उनमें, है ना। 7-8 साल, 10 साल के बच्चे, तो हाँ बिल्कुल हम हिप्नोथेरेपी सेशन उन पे कर सकते हैं। खास करके बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है कई बच्चों का, थोड़ा लेट एज तक रह जाता है, 10, 11, 12 साल, 13 साल तक ना, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। या फिर कई बच्चे क्या होता है कि अकेले सोने में डरते हैं, रात में उनके डरावने सपने आते हैं, और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, 6-7 साल का हो गया, एटलीस्ट अब वो अपने कमरे में सोए, लेकिन बच्चा रात में बहुत डरता है अकेले सोने में, उसको शायद डरावने सपने आते हैं या कुछ इस तरह की चीजें। तो इस तरह के केसेस में बिल्कुल हिप्नोथेरेपी बहुत ही फायदे का होता है। अम, चलिए, अब हम आते हैं व्हाट इज रिग्रेशन थेरेपी। तो रिग्रेशन जो वर्ड है, रिग्रेशन का मतलब हुआ टू टेक यू बैक इन टाइम, ना, आपको वक्त में पीछे लेके जाना। तो रिग्रेशन थेरेपी ये मानता है कि हमारे आज के, अभी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो बीमारियां हैं या हमारे मानसिक परेशानियां हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या जो भी, जिस भी परेशानी से हम अभी जूझ रहे हैं, उन परेशानियों का कारण हमारा पास्ट है। उसका मानना है कि आपके पास्ट में कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसा इवेंट हुआ, या कोई ऐसी दुर्घटना हुई
जिसकी वजह से आज आपको ये परेशानी है। अब वो कुछ भी परेशानी हो सकती है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। अब देखिए, ये पास्ट पास्ट हो सकता है 2 दिन पहले कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आज आप परेशान हैं, या फिर 10 दिन पहले, या फिर 10 साल पहले कोई बात हुई जो जो अब आज तक आपको परेशान करता है, या फिर कोई बचपन में ऐसी बात हुई हो। तो बचपन, या फिर आप माँ के पेट में थे उस वक्त कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से, जिसका असर अभी तक आपके लाइफ पे आ रहा है, या फिर शायद आप किसी अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में थे और उस वक्त कोई ऐसी घटना हुई जिसकी जिसका असर अभी तक आप पे है। जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। और सच तो ये है, क्योंकि मैं इतने सारे केसेस करती हूँ डेली, तो मैं ये देख पाती हूँ कि 70% ऑफ द टाइम्स जितने भी केसेस आते हैं मेरे पास, 70% या इवन ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे आज के जो है वो पास्ट लाइफ से, हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम से आ रहे हैं। तो होता ये है कि हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम्स में कोई अगर ऐसी घटना हुई, कोई ऐसा बहुत ही दुखद इवेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, कोई ऐसा जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जिसको हम लॉजिकली नहीं समझ पाए उस लाइफ टाइम में, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो रह जाता है, हमारी एनर्जी में रह जाता है, वो परेशानी रह जाता है, वो पेन रह जाता है, वो फियर्स रह जाता है, और वो इस लाइफ टाइम तक कैरी ओवर होता रहता है। अम, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताना चाहूंगी। लाइक मेरा एक केस था जिसमें एक क्लाइंट अपने पास्ट लाइफ, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, और काफी यंग एज से उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको रिग्रेस किया। और रिग्रेस रिग्रेस करना यानी पीछे लेके जाना। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि रिग्रेशन थेरेपी मानता है कि जो कुछ भी हमारी परेशानी है वो हमारे पास्ट से आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट क्लाइंट को पास्ट में बैक 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 इन टाइम लेके जाते हैं, और हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि इसका जड़ कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब इसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। हो सकता है हमारे इस लाइफ टाइम में शुरुआत हुई, हो सकता है हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम में इसकी शुरुआत हुई, या हो सकता है हमारे उस टाइम में इसकी शुरुआत हुई जब हम 2 जन्मों के बीच में थे, विच इज कॉल्ड LBL, यानी लाइफ बिटवीन लाइफ। जब हमारा पिछला लाइफ खत्म हो चुका है और हम इस लाइफ टाइम में नहीं आए, जब हम बीच बीच के स्टेज में हैं, तो उस वक्त भी हो सकता है हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया, कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से आज हमें परेशानी हो रही है। तो मैं आपको ये केस सुना रही थी जिसमें मेरे पास एक अस्थमा की क्लाइंट आई थी, और उनको जब मैंने रिग्रेस किया, क्योंकि मुझे रूट उस प्रॉब्लम का रूट ट्रेस करना था, तो मैंने उनको रिग्रेस किया। तो जब उसको मैं बैक बैक लेके गई पीछे टाइम पे, तो वो एक अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में पहुंच गई, जिसमें उन्होंने देखा कि वो एक शिप पे थी, जा रही थी, या इन इन हर पास्ट लाइफ, और उन वो शिप डूब गया। जैसे टाइटैनिक की कहानी है, कुछ उस तरह की कहानी थी उनकी। तो वो शिप डूब गया, और उनकी डूबने से उनकी मौत हुई, ड्राउनिंग से। और हुआ ये कि इस लाइफ टाइम में जब वो थोड़ी छोटी बच्ची थी, 2.5-3 साल की थी लगभग, और उनके पेरेंट्स उनको सी बीच पे लेकर गए घूमने, तो वो बालू पे खेल रही थी, और एक सी का, समुद्र का ऐसे वेव आया और उन बच्चे के ऊपर से ऐसे चला गया। और वो उस पानी से जो उनको सफोकेशन सा फील हुआ, उस फियर ने वो पास्ट लाइफ फियर ट्रिगर कर दिया। और क्योंकि उनका ड्राउनिंग से डेथ हुआ था, तो इस लाइफ टाइम में उस फियर से उनका अस्थमा, उनको बॉडी में अस्थमा आ गया, अस्थमा का प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे डिजीजेस भी ऐसे हैं जो हम पास्ट लाइफ ट्रॉमा की वजह से आ जाता है इस लाइफ टाइम में। तो हमारा बहुत सारी, हम इवन हमारा पर्सनालिटी जैसे हम हैं, वो कनेक्टेड है हमारे पास्ट लाइफ से। तो ये हुई पास्ट लाइफ की। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज यानी
अब मैं बात कर रही हूँ इस लाइफ टाइम की, ठीक है ना? तो अम, हाँ, तो मैं बात कर रही थी रिग्रेशन थेरेपी की। तो रिग्रेशन थेरेपी यानी हम वक्त में आपको पीछे ले जाके आपकी परेशानियों के रूट्स को ट्रेस करते, जड़ को ट्रेस करते कि ये परेशानी कहाँ से आ रही है। तो वो इस लाइफ टाइम से भी हो सकती है, करंट लाइफ से, या आपके किसी प्रीवियस लाइफ टाइम से भी हो सकती है। तो अब ये रिग्रेशन थेरेपी दो तरह का है, इनर चाइल्ड थेरेपी, या जो कि इस लाइफ टाइम की के इश्यूज से रिलेट करता हुआ है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यानी जो इश्यूज हमारे पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। तो इनर चाइल्ड वर्क क्या है और इनर एज रिग्रेशन क्या है? सो बेसिकली रिग्रेशन तो आप समझ गए हो, रिग्रेशन यानी गो बैक इन टाइम। तो देखिए कई बार क्या होता है कि अ, हमारे इश्यूज जो है बचपन में कुछ ऐसे ऐसी घटना, दुर्घटना, कोई ऐसा बहुत ही ट्रॉमेटिक घटना हो जाता है, कभी कभी मॉलेस्टेशन हो जाता है, चाइल्ड मॉलेस्टेशन, या अम, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं जो एक बच्चा, क्योंकि एक छोटा बच्चा बहुत ही इनोसेंट होता है और उसका माइंड बहुत डेलिकेट होता है, वो बहुत जल्दी डर जाता है। सारी चीजें लार्जर देन लाइफ होती है एक बच्चे के लिए। एक पिता भी उसको जोर से डांट दे तो बच्चा कई बार बहुत डर जाता है और ट्रॉमा हो सकता है। तो इस तरह से हमारे बचपन में कई चीजें हो जाती हैं जो हमें, जिसकी वजह से हमारे अंदर फियर्स, इनसिक्योरिटी और डर, बहुत तरह का डर है जो हमारे अंदर बैठ जाता है। और ये तभी भी हो सकता है जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं। हमें एज एडल्ट हम इस बात को नहीं समझ पाते, मगर बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जस्ट फ्यू मंथ्स का होता है, तो जब जब एक्चुअली जो सोल है, उसने उसने पूरी तरह से वो सोल अपनी बॉडी में आया भी नहीं है। वो सोल अभी उस बॉडी को चूज किया है कि ठीक है मैं इस बॉडी को चूज करता हूँ, यहाँ मैं पैदा होने का डिसाइड करता हूँ। वो अभी बॉडी में पूरी तरह से आया भी नहीं है, वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, क्योंकि एक सोल शुरू शुरू में आना जाना सोल का लगा रहता है, और धीरे धीरे वो बाद में पूरी तरह से बॉडी में आ जाता है। मगर वो जो सोल होता है जो माँ के पेट में होता है, वो एक बच्चे के बॉडी में तो जरूर होता है, लेकिन उसको सारा कुछ पता होता है कि अब मेरे माँ बाप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या वो मेरे आने से खुश हैं या खुश नहीं है। तो हर बात का इफेक्ट हमारे बड़े होने पर भी होता है ना? खास करके बच्चे कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक क्लाइंट की कहानी सुनाऊंगी जिसमें मेरी एक क्लाइंट, उनको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, नहीं, वो बहुत ज्यादा अब सारे लोगों को खुश रखने की कोशिश करती थी कि मैं बेस्ट बच्ची हूँ, अपने माँ बाप को खुश रखती हूँ। और वो कभी भी अपने पेरेंट्स को ना नहीं बोलती थी, अपने दिल की बात नहीं बोलती थी, उनको गुस्सा भी लगे तो जाहिर नहीं करती थी, हर चीज में हाँ हाँ ठीक है करती थी। हालांकि इससे उनको खुद बहुत परेशानी थी और वो बोल नहीं पाती थी अपने मन की बात, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने माँ बाप की चौथी बेटी थी। और जब वो अपनी माँ के पेट में थी तो उनके पेरेंट्स ने देखा कि ये चौथी लड़की है, उनको ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए था, और उन्होंने डिसाइड किया कि इस बच्चे को हम अबॉर्ट कर देंगे। और एक पेरेंट्स को तो समझ नहीं आता, लेकिन बच्चे को ये बात पता है कि उसके माँ बाप नहीं चाहते कि वो बच्चा पैदा हो। तो जब एक बच्चे को ये समझ में आता है कि वो अपने ही माँ बाप के घर में, अपने ही घर में वेलकम नहीं है, अपनी ही माँ उसकी उसको नहीं चाहती या फादर नहीं चाहता, तो बच्चे के अंदर ये जबरदस्त ट्रॉमा होता है, और इस ट्रॉमा का असर बच्चे की पर्सनालिटी पे आता है और उसकी लाइफ पे आता है। बाद में जाके उसके रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, और उसके अपने बाद में डिप्रेशन हो सकता है, उसको एंजाइटी इश्यूज आ सकते हैं। तो किसी भी एज में ट्रॉमा हो सकता है। हालांकि अ, उस अ, जब बिल्कुल कंसेप्शन से लेके 2-3 साल तक की उम्र तक जो हमारे साथ कुछ अगर बुरा हुआ है, दुर्घटना हुई है या ट्रॉमा हुआ है, तो हमें याद नहीं रहता। बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज याद नहीं है तो वो है ही नहीं, है ना?
वो बिल्कुल रहता है, और वो बहुत डीप सीटेड हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, और वो हमारे लाइफ में बार बार आके हमें ट्रिगर कर रहा होता है। और इसके वजह से लेटर हमारे लाइफ में बड़े सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये है इनर चाइल्ड इश्यूज। और ऑफ कोर्स हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी से हम इन इनर चाइल्ड इश्यूज को बिल्कुल जड़ से ट्रेस करके उन पे काम करते हैं, उनको हील करते हैं, और उनको पूरी तरह से खत्म करने का काम करते हैं। वेल, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ कि इश्यूज को खत्म करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उस घटना को भूल जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी घटना को आप भूल नहीं सकते, लेकिन उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी बात, सपोज आपके किसी कलीग ने कोई ऐसी बात कह दी जिसने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, और जब भी आप सोचते हैं आपको बहुत तकलीफ होती है, तो थेरेपी के बाद होगा ये कि आपको वो घटना तो याद रह जाएगी, लेकिन अब आपको तकलीफ नहीं होगा। आप हंस के उसको याद कर पाओगे कि हाँ, उसने ऐसा बोला था और मुझे उस वक्त बुरा लगा था, बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड एनी मोर। है ना? तो उसका तकलीफ खत्म हो जाएगा। हाँ, यादाश्त, मेमोरीज खत्म नहीं होते, बट पेन खत्म हो जाता है, हीलिंग हो जाती है। ठीक है। तो अब हम आते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी जैसा मैंने बताया तभी कि अगर हमारी कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, खास करके यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी जितने भी आज के डेट में सास बहू जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ज्यादातर सारे पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। आई थिंक 99% हो गए पास्ट लाइफ से, क्योंकि आप ज्यादातर बहुओं को सुनो तो वो बोलेंगी, मैंने तो कुछ कभी गलत किया ही नहीं है अपनी तरफ से। मैंने तो जब से मैं ससुराल में आई हूँ, मैं तो यही सोच के आई थी कि मैं अपना बेस्ट करूंगी, सारे लोगों को खुश रखूंगी, मैं अपनी बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। और सास को तो मैंने बहुत खातिर की, उनकी एक एक चीज का ख्याल रखती हूँ, फिर भी वो मेरे से नाराज रहती है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ उनको खुश करने के लिए, कभी खुशी नहीं होती। छोटी से छोटी चीज में मेरी गलती ढूंढ लेती है। मैं इंटेंशनली तो गलती नहीं करती, कभी तो हो जाती है, बट ऐसा लगता है जैसे वो मौका ही ढूंढ रही है मुझे ताना मारने का, सुनाते रहने का। और ये सास बहू को, और ये बड़ा इंटरनेशनल इशू है, ये कोई इंडिया में लिमिटेड नहीं है, ट्रस्ट मी, ये इंटरनेशनल मैटर है। तो ज्यादातर केसेस में मैंने पाया है ये तो पास्ट लाइफ से है। अगर आपको कोई ऐसी घटना है जो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, इसका तो कोई कारण ही नहीं दिख रहा मुझे, तो ज्यादातर चांस है कि आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है। और इस तरह के जितने भी रिश्ते होते हैं ना, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अरे ये ऐसे खराब क्यों है मेरा, या कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी से पहली बार मिले और वो इंसान आपको बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं लगा, और आपको लगा यार मुझे इनसे दोबारा मिलना ही नहीं है, ये तो समाओ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप समझ से आपका पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है, क्योंकि उस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं, आपसे शायद 2 मिनट बात की और आपको वो बुरा लग रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? या फिर आपको एक ही, और ये जो अम, वो होता है ना, एक पहली नजर में प्यार वाला केसेस, पहली बार मिले देखते प्यार हुआ, वो तो 100% पास्ट लाइफ से आ रहा होता है, क्योंकि आप मिले, आप देखे कोई आपको इतनी अच्छी लग गई या अच्छा लग गया, मतलब आपका उनके साथ कुछ बहुत गहरा कनेक्शन है। तो हमारा, जैसा मैंने बोला, 70% ऑफ हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी जो, और सारा कुछ हमारे प्रॉब्लम्स ज्यादातर हमारे 70% आई वुड से कि पास्ट लाइफ से आ रहा है। और ऑफ कोर्स 30% तो हमारा इस लाइफ का अपना है ही। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ क्लाइंट्स मेरे से ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि अम, क्या केवल पास्ट लाइफ देखने से थेरेपी हो जाती है? या लोग पूछते हैं कि पास्ट लाइफ क्यों देखें, ऑलरेडी हमारे इस लाइफ में इतने सारे इश्यूज, इतने प्रॉब्लम्स हैं, हम तो उसी से परेशान है, अभी हम पास्ट लाइफ में क्यों ताक झांक करने जाए, वहां के 10 प्रॉब्लम होंगे। है ना? तो देखिए, पास्ट लाइफ में ताक झांक करने का थेरेपी का कोई इरादा नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके पास्ट लाइफ में हम झांके,
जान के भी क्या होगा, वैसे भी वो लाइफ खत्म हो गया, वो टाइम खत्म हो गया, जो होना था वो तो हो ही गया, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन हम उसको, उसमें अगर जाते हैं तो पर्पस सिर्फ एक होता है, और वो है हीलिंग, और वो है थेरेपी। क्योंकि कुछ मैटर्स जो हमारे पास्ट लाइफ में हुई, कोई बहुत बुरा घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, जो हील नहीं हो पाया, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो गया। और कैसे केसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ऐसे ड्राउनिंग वाले केसेस की बहुत बुरा मौत हो गया, है ना, या जैसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है, किसी को कैप्चर किया गया, 1 हफ्ते प्रिजन में रखा गया, उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और बाद में गोली मार के उसको मार दिया गया। उस बेचारे को अपने ट्रॉमा से हील करने का टाइम ही नहीं मिला। वो तो पूरे टाइम पेन पेन और पेन से ही गुजरता रहा, मर गया। वो पेन कैरी फॉरवर्ड तो होगा ना नेक्स्ट लाइफ में, उसको हीलिंग का तो टाइम चाहिए। या किसी को गोली लग गई, वो मर गया। किसी ने मर्डर किया, चाकू मारा, वो मर गया, वो कितने पेन में मरा। तो ऐसे केसेस क्या हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत होती है कि हम उस लाइफ में जाकर उस चीजों को हील करें, पूरी तरह से उनको खत्म करें। देखिए यहाँ पे हमारे अपने टेक्निक्स हैं, जिनसे हम हीलिंग करते हैं और उनको पूरी तरह से रिलीज करते हैं, ताकि जो पास्ट में था वो खत्म हो जाए और इस लाइफ में उसका इफेक्ट अब ना आए। और आप ज्यादा, तो जब ये इफेक्ट्स खत्म होता है तो हम ज्यादा फ्री लाइफ जीते हैं, ज्यादा खुश होके जीते हैं, जैसे जैसे ट्रॉमा हमारे लाइफ से खत्म होता है। तो ओके, अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे याद है जब एक क्लाइंट ने मुझसे ये पहली बार पूछा था तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हुई थी। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप मुझे पास्ट लाइफ में लेके जाओगे, अगर मैं वहां फंस गई तो, अगर मैं वापस नहीं आई तो क्या होगा। तो देखिए ये थोड़ा फनी सा सवाल है, बट आई नो लोगों को डर लगता है, और डर थोड़ा, डर तो होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है ना कि आप पास्ट लाइफ में फिजिकली नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि आप उठ के पास्ट लाइफ में चले जा रहे हो, क्योंकि देखिए वो टाइम खत्म हो गया, वो बॉडी खत्म हो गई, आपका लाइफ खत्म हो गया, है ना। तो आप उस टाइम पीरियड में तो जा नहीं रहे हो, तो वहां फंसोगे कैसे। तो बात ये है कि एक्चुअली होता क्या है। तो होता ये है कि जब आप ट्रांस स्टेट में होते हैं, आप हिप्नोटाइज स्टेट में होते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए हमारे माइंड के दो हिस्सा है। एक हमारा कॉन्शियस अवेयर माइंड है, जो कि माइंड का 10% हिस्सा ही है, जिसको हम दिन भर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। वो 10% हिस्सा है। बाकी ऑलमोस्ट 88 to 90% हिस्सा माइंड का जो है ना, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। और इस सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हमारा सारा एक्सपीरियंसेस है स्टोर्ड। कौन से एक्सपीरियंसेस, हम जब एज अ सोल, आई एम श्योर आप सब समझते हैं कि हम वी आर सोल इन दिस ह्यूमन बॉडी, इज इन दिस ह्यूमन बॉडी, राइट। तो हम जब यूनिवर्स से निकले एज अ सेपरेट सोल, उस मोमेंट से लेकर अभी इस करंट मोमेंट तक हमारे लाइफ की, चाहे वो इस प्लैनेट अर्थ पे हो या यूनिवर्स में कहीं भी हम रहे हो, जहां भी रहे, वहां का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे सोल की जर्नी का, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है। तो जब आप हिप्नोटाइज स्टेट में होते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा स्टोर्ड है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल स्टेट में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आप कहीं बाहर नहीं जा रहे जब आप हिप्नोटाइज स्टेट में हो रहे हैं, आप प्रीवियस लाइफ टाइम में जा रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आप एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही जा रहे हैं। इसलिए वहां कहीं फंसने का, अटकने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी ना वो बॉडी है, ना वो टाइम है, ना वो पीरियड है, वो सब खत्म हो चुका है। तो कहीं फंसने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। अम्म अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अगर मैं पास्ट लाइफ में जाऊं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस लाइफ में जो मेरे लोग थे, क्या मैं उनको पहचान सकती हूँ।
बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। क्योंकि हमारे सोल फैमिली के जो लोग होते हैं वो बार बार हमारे लाइफ में आते रहते हैं, है ना। वही सोल्स, वही आत्माएं बार बार हमारे लाइफ में आती रहती हैं। तो हो सकता है मेरे जो हस्बैंड इस लाइफ में है वो मेरे प्रीवियस लाइफ टाइम में भी वही हस्बैंड रहे हो, या मेरी मदर शायद उस लाइफ टाइम में, उनका रोल्स बदलता रहता है। मेरी माँ हो सकता है मेरी सिस्टर रही हो, या मेरे फादर हो सकता है मेरे अंकल रहे हो, या मेरा ब्रदर हो सकता है मेरा फादर रहा हो। रोल्स बदलता रहता है, लेकिन बार बार वही आत्माएं हमारे हर जीवन में घुमा फिरा के आती रहती हैं। तो यस, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पहचान लेते हैं कि अरे, ये तो मेरे हस्बैंड लग रहे हैं, मेरे करंट लाइफ हस्बैंड, ये तो वही है। या ये तो मेरे फादर लग रहे हैं, अरे ये तो मेरे ब्रदर है इस लाइफ में। तो कई बार लोग ऐसे पहचानते हैं, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट कई बार ऐसा होता भी है। ओके। अच्छा, ये सवाल, हाँ, पास्ट लाइफ रियल है या नहीं। तो देखिए, इसका मैं सीधा सीधा सवाल नहीं दूंगी, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। मैं तो बोलूंगी कि आप सेशन लीजिए, एक्सपीरियंस करिए, और खुद एक्सपीरियंस करके देखिए क्या ये पास्ट लाइफ है। क्योंकि होगा ये सेशन में कि आपको चीजें खुद ब खुद दिखने लगेंगी, यू कैन सी थिंग्स। ठीक है। और आप खुद सब कुछ देख पाओगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। अब ये पास्ट लाइफ है या नहीं, बहुत लोग देखने के बाद आते हैं और बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। कई लोग डाउट करते हैं कि पता नहीं मैंने क्या देखा, ये मेरा प्रीवियस लाइफ टाइम था या नहीं था। पर बात यह है कि जो भी हो, प्रीवियस लाइफ टाइम है नहीं है, आपने देखा नहीं देखा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी हीलिंग हो गई। एज लॉन्ग एज आपने जो कुछ भी देखा उससे आपके इस लाइफ टाइम में हीलिंग हो गई, आपका मैटर सॉर्ट आउट हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जो देखा वो आपका प्रीवियस लाइफ टाइम था या नहीं था। फिर आप जो भी मान लें उसको, है ना, चाहे उसको कहानी मान लें, पास्ट लाइफ मान लें, जो भी मान लें, पर्पस तो हीलिंग है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, थेरेपी होनी चाहिए, है ना, हमारी हीलिंग होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इस डिबेट में नहीं पढ़ते हैं कि पास्ट लाइफ एक्चुअली रियल है या नहीं है। ओके। आप इसको खुद आजमाएं, खुद देखें, और खुद समझें कि एक्चुअली ये क्या है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स क्या है हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो दवाएं तो प्रिस्क्राइब करती नहीं हूँ, किसी भी इशू में कभी भी कोई दवा मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती। तो साइड इफेक्ट्स का सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए वर्स्ट केस सिचुएशन जो मैंने अभी तक देखा है, वर्स्ट केस सिचुएशन जो हो सकता है, इसकी आपको कोई फायदा बिल्कुल ना हो, आपका प्रॉब्लम जहां था वहीं रह गया, बिल्कुल फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने आज तक हजारों केसेस किए हैं, आज तक मुझे कोई एक बंदा ऐसा नहीं दिखा जिसने बोला हो कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होता ही होता है, मिलता ही मिलता है। और बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स होता है, जबरदस्त हीलिंग होता है ज्यादातर केसेस में। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि सेशन के बाद आप थोड़ा टायर्ड फील्स कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा ज्यादा नींद आ सकती है, क्योंकि एनर्जेटिक शिफ्ट्स होता है आपके बॉडी में, चेंजेस आते हैं। तो सडन चेंजेस आते हैं क्योंकि अचानक कोई प्रॉब्लम था, बहुत सालों से चल रहा था, सडनली उसको आपके ऑरा से, आपके बॉडी की एनर्जी से निकाल दिया गया। तो एनर्जी भी रीएडजस्ट करता है अपने आप को सेटल डाउन करने में। तो हो सकता है कि थोड़ा थका हुआ आप फील करें, आपको नींद ज्यादा आए, ये हो सकता है। अदरवाइज इससे ज्यादा आज तक मैंने कभी कुछ होते नहीं देखा, और इसका कोई साइड इफेक्ट्स मैंने आज तक देखा नहीं। इसका बेनिफिट ही मैंने देखा है हमेशा हर केस में। और थकान भी महसूस होती है या नींद भी आता है, तो वो एक दिन दो दिन रहेगा, उसके बाद आप नॉर्मलाइज कर जाओगे। तो अगला बात सवाल है कि
किन चीजों की थेरेपी हो सकती है इसमें? तो यहाँ मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट एनीथिंग। हालांकि मैंने अब तक सारी चीजों पे काम किया है, मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करती कि मैंने सारी बीमारियों पे काम कर लिया या सारे इश्यूज पे मैंने काम कर लिया। ऐसा मैंने अभी तक नहीं किया है। मैंने अभी तक कैंसर पे काम नहीं किया, मैंने अभी तक ट्यूमर पे काम नहीं किया। ये सीरियस इश्यूज है जिन पे अभी मैंने काम नहीं किया, लेकिन तब भी मैंने काफी फिजिकल बीमारियों पे काम किया हुआ है। किडनी स्टोन्स निकाले हुए हैं विदाउट विदाउट एनी मेडिसिन। मैंने नी पेन ठीक किया हुआ है थ्रू ईएफटी, थ्रू थेरेपी सेशंस। और बहुत बहुत सारे एक्स पेन्स और थायराइड इश्यूज, डायबिटीज, माइग्रेन्स, हेडेक्स, एक्स पेन्स, फ्रोजन शोल्डर। सो इन इन इश्यूज पे मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा मेंटल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो काफी रेगुलर इश्यूज हैं जो मेरे पास आते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज तो बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट डेली के हैं। और इवन एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आते रहते हैं। तो इन सारी चीजों पे, एंड वन थिंग जो मैं यहाँ पे खास मेंशन करना चाहती हूँ इज एंटिटी रिलीज। एंटिटी रिलीज यानी कि कई बार इश्यूज आते हैं, एंटिटीज यानी होते हैं बॉडी, सोल्स विदाउट बॉडी। जैसे वी आर सोल्स विथ बॉडी, है ना, हमारा एक बॉडी है। बट बहुत सारे सोल्स हैं जिनका बॉडी नहीं है, स्पेशली लोग जिनका डेथ हो चुका है या अदर एनर्जीज जो कभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे। कई बार वो अटैक करते हैं हम पे या हमारे अंदर आ जाते हैं फॉर वेरियस 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 रीजंस। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है। अगर इस पे, इसलिए बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, बट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटीज, यानी स्पिरिट्स जिनको मैं आप समझ सकते हैं। कुछ ह्यूमन स्पिरिट्स होते हैं, कुछ नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स होते हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स होते हैं। मैं इनको एक्चुअली लॉस्ट सोल्स बोलती हूँ। ये लॉस्ट सोल्स होते हैं, इनको पता नहीं होता अपना, ये आइडिया नहीं होता है, भूले बिसरे जो हमारे पे आ जाते हैं कई बार। तो उनको भी मैं रिलीज करने का काम करती हूँ। अम, और यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ, खास करके अगर आप में से किसी को ये इशू है, अगर आप में से किसी को अगर ऐसा पेन है, मूविंग पेन, कि हाँ मुझे हाथ में यहाँ दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन आज मुझे इधर दर्द लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये दर्द मूव कर गया, अब मेरे पेट पे है या मेरे सर पे आ गया या आज मेरे पैरों पे है, लाइक सम काइंड ऑफ मूविंग पेन, तो मैं सजेस्ट करूंगी इमीडिएट आप थेरेपी के लिए आए। इसको इमीडिएटली डील करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है? तो क्योंकि दिस कैन बी एन एंटिटी, कैन बी एंटिटी इशू। मैं डराना बिल्कुल नहीं चाहती, बट अगर इस तरह का कोई इशू है तो इमीडिएटली थेरेपी के लिए आप सेशन आप बुक कर लें तो अच्छा रहेगा। ओके। मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो हम जो हम्म। सारे प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग मैरिज इश्यूज भी फेस कर रहे हैं, मतलब टाइम उनका मैरिज नहीं हो पा रहा है या फिर वो जिसको पसंद करते हाँ हैं हाँ, उनसे नहीं हो पा रहा, तो क्या ये चीजें भी हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपके मन में है कि इनसे मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जानना है कि इनसे रिश्ता क्यों नहीं हो पा रहा है, देन ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं। और किसी का मैरिज इशू आ रहा है, मतलब मैरिज ही नहीं हो पा रही है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, मैरिज नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे गहरे कारण होते हैं। किसी को बेबी नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कई बार गहरे कारण होते हैं, कार्मिक रीजंस होते हैं। तो उस पे भी थेरेपी करके हम उसको रिलीज करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल, फाइनेंशियल ओके इश्यूज होते हैं ग्रेट। लोगों के, हाँ,
बेबी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, हर तरह के इश्यूज, जितने भी वियर्ड केसेस आप सोच सकते हो। मुझे याद पड़ता है एक केस जिसमें एक लेडी मेरे पास आई थी और उनका कहना था कि मेरे घर में सारे मेल्स बड़े अजीब से हैं, मेरे पापा भी बड़े ढीले ढाले इंसान है, लाइक स्पाइनलेस काइंड ऑफ पर्सन, जिनको नॉट अ वेरी मैनली सपोर्टिव। जैसे मर्दों का क्या होता है कि मर्दों का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे आर वेरी स्ट्रांग सपोर्टिव, वो कमाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं ना, लाइक लाइक अ सपोर्ट रहते हैं फैमिली के लिए। तो उस लेडी का कहना था कि मेरे मेरा हस्बैंड कमाता नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, मेरे फादर भी ऐसे थे, मेरा बेटा भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा सारे ढीले ढाले। मैं ही हूँ एक मर्द जैसी घर में जो कमा रही हूँ, पूरा फैमिली चला रही हूँ, सारी चीजों को हैंडल कर रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ, क्यों है ऐसा मेरे साथ, मुझे समझना है, मैं पागल हो रही हूँ ऐसे लोगों के बीच। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस निकल के आया था उनका भी। तो बिल्कुल नहीं, वही कारण होता है मैं, हर चीज के हाँ, पीछे क्योंकि कारण। मेरे काफी सारे हैं, मतलब जो मेरे काफी क्लोज हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं। तो आई एम सीइंग कि वो लोग इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी क्यूरियस कि बाबा ये भी सॉल्व होता है क्या। प्लस हमने ये भी देखा है ना बिल्कुल। मैम कि कुछ लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉसेस भर जाते हैं, या फाइनेंशियली वो जब स्टेबल फाइनेंस नहीं हो पाए। बिल्कुल, बिल्कुल आपको तो फाइनेंशियल, जब आपने बात की तो अभी हाल में जो मैंने एक केस किया है उसका मैं बता रही हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान थे, बिजनेस है उनका अपना, और वो काफी सालों से बहुत, उन्होंने कहा मैं बचपन से स्ट्रगल कर रहा हूँ, इवन बचपन मेरा गरीबी में बीता है, और बड़े होके मैं अपने बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान थे। तो मैंने जब उनका रिग्रेशन किया तो उन्होंने देखा कि वो अपने एक प्रीवियस लाइफ टाइम में वो पहुंच गए, और उन्होंने देखा कि वो उस लाइफ टाइम में वो चोरी डकैती का काम करते थे, ओह। और पूरी लाइफ उन्होंने दूसरों को लूटा, बहुत पैसे इकट्ठा किए, लूटपाट डकैती यही काम उन्होंने किया था पूरा लाइफ। तो देखिए ये बहुत इस तरह के इश्यूज बहुत डार्क कर्मा हो सकते हैं। और तो उनका जब सेशन मैंने किया और उन्होंने ये सब देखा, तो उनको एक तो बहुत चैन पड़ा ये जान के, उनको समझ में आया कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। और कुछ इस तरह के जब इश्यूज होते हैं तो देखिए हर इश्यू को एकदम से थेरेपी से एक दिन में सॉर्ट नहीं कर सकते, है ना। स्पेशली हम्म। कुछ बहुत डार्क कार्मिक इश्यूज होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक थेरेपी सेशन आप कराओगे और आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं हम्म। ऑफ कोर्स आपको, मैं उसके बाद जैसे उस क्लाइंट को भी मैंने बताया कि ठीक है आपने ऐसा ऐसा किया है और इस वजह से इस लाइफ में आपको इतने फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि आपको इस लाइफ टाइम में क्या करना चाहिए ताकि आपका ये जो पास्ट कर्मा है वो जल्दी आप खत्म कर सको, है ना, और इस अकाउंट को जल्दी आप खत्म करो और आपके पास पैसे जल्दी आने लगे। तो मैंने उनको पूरा पूरा बताया था कि उनको क्या करना चाहिए, और वो कर रहे हैं, जो मैंने बताया कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनका बेटर होता जा रहा है ऑलरेडी। जो लास्ट ग्रेट। उन्होंने मुझे फोन करके बताया तो बोल रहा था मेरा ऑलरेडी इम्प्रूव हो रहा है मैडम, जो आपने बताया मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो कुछ कर्मास देखिए बहुत डार्क होते हैं। अब किसी ने मर्डर किया है तो उसका पेन तो होगा, आप उसको एक करेक्ट। थेरेपी सेशन में खत्म नहीं कर सकते, उसको थोड़ा तो भुगतना होता है। लेकिन हाँ मैं उपाय बता सकती हूँ कि आप क्या करो इस लाइफ टाइम में कि आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया है तो कैसे उसको जल्दी से खत्म कर सको। तो ओके, इसमें वन थोड़ा मोर आपको भी क्वेश्चन। एफर्ट लगाना होगा। वन मोर क्वेश्चन। या श्योर। काफी लोगों को आजकल फेस कर रहे, हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या फिर हाँ 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 उनके फैमिली पे ब्लैक बिल्कुल मैजिक बिल्कुल। कर रहे हैं। तो ये यस क्या यस यस उसमें यस। हेल्प करता है? बिल्कुल 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 100%। और ब्लैक मैजिक के केसेस को डील करना थोड़ा टेढ़ा होता है, बट यस, ओके। मतलब टफ टास्क होता है, मगर यस मैंने काफी सारे सॉर्ट आउट किए हैं। ग्रेट। तो यस, सो यू कैन टफ कंटिन्यू। इसलिए होता है क्योंकि जानते हैं, टफ इसलिए मैं बोल रही हूँ, टफ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मली एंटिटी केसेस जो होते हैं अ, वो डेड सोल्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं, वो गलती से आगे होते हैं। तो उनको जब हम उनको बता देते हैं कि देखिए आपकी मौत हो चुकी है, मैं आपको आपके सही जगह पहुंचा दूंगी, तो वो जाने को तैयार हो जाते हैं।
ठीक है, और वो इजीली चले जाते हैं। लेकिन जो ब्लैक मैजिक के केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो ब्लैक मैजिक करके जो भेजा जाता है उनको, है जो तांत्रिक वगैरह होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जिन आत्माओं को ऐसे भेजते हैं ना, उनके उनका मेमोरी वॉश ऑफ कर देते हैं। तो उन सोल्स को अपना कुछ भी याद नहीं होता, उनको पास्ट याद नहीं होता, उनको अपना कोई अपना याद नहीं होता। उनको जिस बॉडी में डाल दिया जाता है, बस वो वहीं पूरे टाइम रह रहे होते हैं, तो वो जल्दी निकलना ही नहीं चाहते, वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। बहुत उनको मुश्किल से ये करके निकालना पड़ता है। बट ठीक है, थेरेपी हम हैं इस काम के लिए, ये तो हमारा काम है। तो करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ये हो सकता है, यस, ग्रेट। बिल्कुल। हाँ, यू तो कैन कंटिन्यू मैम। अगला जो या तो अगला जो है कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स कैन आई क्योर एट अ टाइम। तो देखिए, ये जादू तो है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाया और सारा, ऐसे नहीं है। ऐसा काम तो भगवान ही कर सकते हैं कि आप उनके सामने जाओ और वो आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर दें। तो एक एक करके काम होता है, एक एक इश्यू पे, ठीक है। एक एक इश्यू पे हम काम करते हैं, एक बार में एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं, वो हील करते हैं, फिर दूसरे पे काम करते हैं, ठीक है। और जनरली लोगों का सवाल होता है कितने सेशंस, तो नॉर्मली 1 से 3 सेशंस नॉर्मली, ठीक है। किसी का एक थेरेपी सेशन में भी मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, किसी का 3 सेशन लग जाता है, कभी कभी 3 से, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में 3 से ज्यादा सेशंस लगते हैं। वो देखिए डिपेंड करता है कि आपका मामला कितना सीधा है या कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। आपकी लाइफ है, आपके इश्यूज है, आपने उसको कितना सिंपल है बना के रखा है, आपने उसको कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लाइफ टाइम्स में घुमा घुमा के पेचीदा कर दिया है, तो उसको सॉर्ट आउट करने में तो मुझे टाइम लगेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ सिंपल और कॉम्प्लेक्स आपका प्रॉब्लम है। सीधा सा है, 1 सेशन में हो जाएगा, टेढ़ा है तो 3, कभी कभी 3 से ज्यादा सेशंस भी लग जाते हैं, ठीक है। एंड हाँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ, तो कैसे होता है ये ऑनलाइन सेशंस, कैसे होता है, क्योंकि लोग सवाल करते हैं क्या आप ऑनलाइन भी हमें हिप्नोटाइज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। मैं आपको केवल आपके माइंड से नहीं, आपके बॉडी से भी हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे आपको आपको देखने की आपको मेरे आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पेंडुलम हिलाने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस तो मेरा तरीका ये है कि मैं एक गूगल मीट पे आपको लिंक भेजूंगी, आप सिंपली उसको टच करें और आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक डिवाइस तो चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो रहना चाहिए। क्योंकि सेशंस जो होते हैं मेरे, वो 1.5 घंटे से 2 घंटे के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल, ईयरफोन्स जो भी है वो फुली चार्ज होना चाहिए, 1.5 2 घंटे चलने चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपका डेटा पैक अगर है तो 1.5 2 घंटे चल जाए, वाईफाई अगर है तो बहुत स्ट्रांग वाईफाई है, ठीक है। तो आप अपने डिवाइसेस को फुली चार्ज रखें, 1.5 2 घंटे तक चलना चाहिए। हाँ, उतने पूरे टाइम कैमरास ऑन रहने बहुत जरूरी है कि मैं आपको देख सकूं, एटलीस्ट आपके फेस को देख सकूं, या एटलीस्ट आपके कमर तक, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मुझे नजर आने चाहिए। क्योंकि देखिए, थेरेपी के दौरान बहुत सारे बॉडी एक्शंस या एक्सप्रेशंस या मूवमेंट्स होते हैं जिनको मैं देख के बहुत सारी चीजें पकड़ती हूँ। तो ये जरूरी होता है कि मैं आपको एटलीस्ट कमर एंड ऊपर देख सकूं, ठीक है। इसलिए कैमरा ऑन रहना बहुत जरूरी है। आप रिक्लाइनर अगर है तो रिक्लाइनर पे बैठ के सेशन करा सकते हैं, या फिर आप बेड पे लेट के सेशन करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मगर बेड पे मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, बेड पे लेटे तो नींद आ जाती है। तो अगर आप बेड पे लेट के भी सेशन कराते हो तो एक्स्ट्रा तकिया थोड़ा पीठ पे लगा दे, सर के इधर लगा दे। वो जैसे रिक्लाइनर वाला पोजीशन होता है, थोड़ा बैठे थोड़ा लेटे, थोड़ा सा उस तरह का अगर रहे तो अच्छा रहेगा। नींद पूरी होनी चाहिए ताकि आप सेशन के दौरान ना सो जाए, ठीक है। और आपका अकेले रहना बहुत जरूरी है कमरे में। कमरे को लॉक करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल ना ही लॉक करें तो अच्छा है। दरवाजा बंद रहना चाहिए। और अपने परिवार के मेंबर्स को जो भी है उनको बोल दीजिए कि आप सेशन के लिए जा रहे हो तो कोई डिस्टर्ब ना करे, अंदर ना आए, ठीक है।
और क्योंकि बहुत ही प्राइवेट सेशंस होते हैं तो कोई तीसरा कभी भी अलाउड नहीं होता। हाँ, अगर सेशन के दौरान अगर कनेक्शन चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो जो लिंक मैं भेजूंगी उसी पे रिकनेक्ट करिए, और जैसे पोजीशन में आप लेटे हुए थे वापस फिर उसी पोजीशन में लेट जाइए, अपने आंखें बंद करिए और वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, बिल्कुल। ठीक है, तो दैट इज ऑल। हाँ, अ, इससे बड़ा इसमें ये होता है कि आपको अपने थेरेपी पे भरोसा करना पड़ेगा। अम, क्योंकि देखिए, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको भरोसा होता है कि ये डॉक्टर सही है, मेरा सही इलाज या जो है सही है। यहाँ का क्या है, ट्रेनिंग दी है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया है, और बाद में मैंने अपनी जॉब भी, मैं अपनी जॉब थेरेपी में आ गई। तो मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी बैकग्राउंड से हूँ, और हिप्नोथेरेपी की भी मैंने बहुत साल पढ़ाई की हूँ। हिप्नोथेरेपी किया मैंने, फिर रिग्रेशन थेरेपी की पढ़ाई की मैंने, उसके बाद भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया है, ईएफटी किया है, और भी टेक्निक्स मैंने काफी साल पढ़ाई की है, तब मैं ये काम कर रही हूँ। और मैं ये सब बता रही हूँ इसलिए, मैं कोई वैसे तांत्रिक ओझा बिल्कुल इस तरह की मैं इंसान नहीं हूँ। तो आपको भरोसा करके चलना पड़ेगा मेरे काम पे, कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत ही साइंटिफिक है, और पूरी पढ़ाई की है मैंने इसके पीछे, और ये बहुत ही साइंटिफिक बेस्ड थेरेपी टेक्निक है जो मैं काम करती हूँ। ओके, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा वेबसाइट है hypnotherapywithdipti.com। अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, ये वेबसाइट मैं डाल दूंगी ग्रुप में भी, आप देख लेना। आप अगर वहाँ चेक करेंगे तो बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस मिलेगा, जिसमें जितना भी मैंने डिस्कस किया है वो सारे क्वेश्चंस और इससे भी ज़्यादा सवाल और जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। वीडियो वगैरह भी है वहाँ, आप सुन सकते हो मेरा वीडियो। और मेरा यूट्यूब चैनल है विद द नेम हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति। तो और मैं शायद अपना कोई एक यूट्यूब वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप देख सकते हो। मैं यूट्यूब पे वीडियोस करती हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आप वीडियोस मेरे देखते हो तो उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है हिप्नोथेरेपी के बारे में, रिग्रेशन थेरेपी के बारे में, और थेरेपी टेक्निक्स। और मैं जो ये पूरा और मेरी बहुत सारी उसमें थेरेपी केसेस भी मैंने डिस्कस किए हैं, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ जो केसेस होते हैं, जो कहानियां हैं, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे काफी सारे किए हैं। और मैं और भी अभी कहानियां और बहुत सारी बातें वहाँ पे लेकर आऊंगी थेरेपी के बारे में, और बहुत सारी और इंटरेस्टिंग मैं स्टोरीज लेके आऊंगी। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और ये है मेरा पर सेशन चार्ज जो मैं चार्ज करती हूँ, दैट इज 10,000 रुपीज फॉर अ सेशन। बट अभी मैंने रिचा जी की को मैंने थोड़ा ऑफर किया है, सोल होलिस्टिक के मेंबर्स को मैंने ऑफर किया है 50% ऑफ। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको अभी अगर आप सेशन बुक करना चाहें तो 1,500 देकर आप सेशंस बुक कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड 20 तारीख तक के लिए आपको लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप सेशंस बुक कर सकते हैं। Thank you, Dipti ma'am. So you can stop sharing एंड this या PPT. You एंड can stop थैंक the यू रिचा sharing. जी। Welcome, ma'am. या You can stop this ओके, sharing. या श्योर। Yeah. So या I hope आप लोगों को आज का तो सेशन बहुत पसंद आया हो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। दीप्ति मैम ने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे साथ दिया। एंड इस सेशन को अगर आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में अगर आप लोग चेंजेस चाहते हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन।
तो ये एक थेरेपी है जिसके हेल्प से आप अपने अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यूजुअली मैम 10,000 चार्ज करते हैं, बट मैंने बोला भाई हमारी सोल होलिस्टिक फैमिली को हम इतना चार्ज नहीं कर सकते, सो वी आर हियर विद द 5,000। यहाँ 50% डिस्काउंट के साथ आप लोग अपना सेशन बुक कर सकते हैं 1,500 पे करके। सेकेंड, आपको टाइमिंग फिर मैम के साथ अलॉट कर दिया जाएगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके सेशन के पहले आपको पे करना है। अब यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो, एंड मैं आपको फिर अनम्यूट होने को बोलूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ बोलना है तो पूछ सकता है। यस यूडी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम अभी आप कार्मिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बोले थे क्वेश्चंस हम्म। थ्रू। सॉरी, कार्मिक इश्यूज। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, लाइक देख, बोलिए। जो अभी लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं वो कार्मिक इश्यूज की वजह से ही है। तो अगर जी, सेशन से हील करेंगे तो वो कार्मिक साइकिल में कुछ डिस्टर्ब होगा, ऐसा कुछ रहेगा, या फिर इज नहीं, इट ओके दैट वी हील इट? बिल्कुल। देखिए, हम जो लाइफ लेकर आते हैं, बार बार जो हम यहाँ धरती पर जीवन लेकर आते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग जो हम आते हैं, हम अपने कार्मिक इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए ही तो आते हैं। हर बार जो हम आते हैं कि हमने पास्ट में कुछ बुरा कर्मा किया जिसका हमें हिसाब चुकाना है, और इसलिए हम आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन हम कार्मिक हिसाब ही चुका रहे थे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा जीवन हम अपना नया लाइफ भी क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी होता है जो हम पास्ट कर्मा को चुकाने के लिए आते हैं। तो हिप्नोथेरेपी हेल्प करता है आपको जल्दी से चुका देने के लिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही, जैसे मैंने बोला, बहुत ही स्पिरिचुअल वर्क है। बिल्कुल इसका हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि देखिए डिवाइन भी, ऊपर वाला भी चाहता है कि आप जल्दी से अपना हिसाब चुकाओ, ताकि आपको एक बेहतर लाइफ मिले, है ना। और हिसाब चुकाने से ज्यादा ईश्वर ये चाहता है, डिवाइन की ये मर्जी होती है कि आप अपनी गलतियों को गहराई से समझो, है ना। आधी प्रॉब्लम तो हमारी तब सॉल्व हो जाती है जब हम समझ जाते हैं कि हमारी गलती क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था उस आदमी का, कि उसने अपने लाइफ का देखा कि मैंने लूटपाट बहुत किया, मैंने चोरी डकैती की, और इस लाइफ में वो पैसा नहीं कर पा रहा है, बिजनेस उसका सेटअप नहीं हो पा रहा है, वो पैसे नहीं कमा पा रहा है। तो देखिए आधी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि उसने कितना गलत काम किया है, तो उसको समझ में आ रहा है। तो एटलीस्ट ये तो जरूर हुआ उसके साथ कि वो मेंटली पीसफुल हो गया, उसको आंसर मिल गया कि हाँ अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो अब जब वो समझ गया कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, तो अब उसको समझ में ये आ रहा है कि अब मैं सॉर्ट आउट कैसे करूं, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपके कर्मा जल्दी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये तो डिवाइन भी चाहते हैं कि इंसान को अपनी गलती समझ में आए, वो अपना कर्मा जल्दी क्लियर करे, ताकि वो एक ब्यूटीफुल लाइफ जी सके, पेन में ना रहे ज्यादा टाइम। ईश्वर भी यही चाहता है, इसलिए तो हम भगवान के पास जाते हैं ना, पूजा करते हैं, और उनसे हम मांगते हैं कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, हीलिंग करो। तो जब हम उनसे दुआ मांगते हैं, वो भी तो हमारे लिए यही करते हैं ना, वो तो चाहते ही है कि आपका ऐसा हो। तो ये बिल्कुल भी कार्मिक साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि आपके कार्मिक इश्यूज को जल्दी सेटल करके आपको जल्दी फ्री करता है, ताकि आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी सके। कोई और मन में वन डाउट मोर है तो डाउट बताएं। है, एक हाँ और है मैम। पूछिए। अभी हिप्नोसिस के अंदर विल हैव इनर चाइल्ड हीलिंग एंड यस, रिग्रेशन, these are दोनों sub रिग्रेशन, groups. नहीं नहीं सेपरेट नहीं है। देखिए रिग्रेशन का मतलब हुआ पीछे, पीछे लेके जाना, है ना। तो जब आपके वो इश्यूज होते हैं जो कि आपके इसी लाइफ से, सपोज कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके बचपन से आया, है ना, जब आप 2 साल के थे कुछ हुआ, आपको तो याद भी नहीं, लेकिन उसकी वजह से आज कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। कोई फियर है जो आपके अंदर आ गया, घर कर गया, वो फियर आज भी ट्रिगर करता है आपको, है ना। तो ये है इनर चाइल्ड इशू। तो रिग्रेशन यानी हम टाइम में पीछे जाके, आपके बचपन में जाके, आपके इनर चाइल्ड इशू को हम सॉल्व करते हैं,
है ना। तो रिग्रेशन के द्वारा हम आपके इनर चाइल्ड इश्यूज को भी सॉल्व करते हैं और पास्ट लाइफ इश्यूज को भी सॉल्व करते हैं। रिग्रेशन का, देखिए रिग्रेशन से डरने वाली बात है, रिग्रेशन का मतलब है टाइम में पीछे जाना। अब हम पीछे जाएंगे तो बचपन में तो जा ही सकते हैं, और पीछे चले जाएंगे तो प्रीवियस लाइफ टाइम में चले जाएंगे, है ना। तो रिग्रेशन से हम अपने बचपन के इश्यूज यानी कि इनर चाइल्ड इश्यूज हील कर सकते हैं, पास्ट लाइफ इश्यूज भी हील कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। और हिप्नोसिस में? कुछ और आपको पूछना है? हाँ, अभी हिप्नोसिस में जी। like what can we expect, what healing can we expect? हाँ, जैसा मैंने बोला हर तरह की हीलिंग, आप अपनी फिजिकल इश्यूज को हील कर सकते हैं। लाइक जैसा मैंने बताया, मैंने किडनी स्टोन्स पे काम किया हुआ है, जिसमें मैंने किडनी स्टोन्स हटाया हुआ है बिल्कुल विदाउट दवा, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, थ्रू हिप्नोथेरेपी किडनी स्टोन्स खत्म किया हुआ है। नी पेन, माइग्रेन, है ना, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, मतलब हर तरह के, यहाँ तक कि ट्यूमर और कैंसर्स पे भी लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी तक काम नहीं किया, मैं इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहूंगी। ट्यूमर और कैंसर पे मैंने आज तक काम नहीं किया, हालांकि मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि हिप्नोथेरेपी कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन मेरे सीनियर हैं, मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा है, वो कैंसर पे भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने ट्यूमर्स पे काम किया हुआ है और बहुत ही पावरफुल काम किया है, बिल्कुल हील किया हुआ है। ट्यूमर्स को और कैंसर को उन्होंने हील किया हुआ है। तो बहुत तरह की, ऑलमोस्ट लगभग हर तरह की बीमारी, हाँ मैंने हर तरह की बीमारी पे अभी तक काम नहीं किया है, मैं ये नहीं क्लेम कर रही, लेकिन हर तरह की बीमारी पे मैं जरूर काम करना चाहूंगी। और क्योंकि ये हर तरह, क्योंकि ये एनर्जेटिक काम है। देखिए जो डॉक्टर्स, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स है ना, वो हमारे फिजिकल बॉडी पे काम करने के लिए ट्रेंड होते हैं, है ना। वो ब्लड टेस्ट करते हैं और दवाएं देते हैं, वो हमारे फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैं आपकी मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी, माइंड बॉडी, हम सिर्फ इतने ही नहीं है जितने हैं, लाइक आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, है ना। हमारा एक एनर्जी बॉडी है जो हमारे चारों तरफ भी है, हमारे अंदर भी है। हमारी तरफ चारों तरफ एक मेंटल बॉडी है, एक इमोशनल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है। तो हम बहुत सारे बॉडीज हैं, और ये जो बॉडीज है ये बहुत सूक्ष्म शरीर जिसको बोला जाए, हाँ, उनको आप देख नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये ठोस है, ये दिखता है, लेकिन कुछ शरीर है हमारा जो दिखता नहीं है, वो सूक्ष्म है, लेकिन वो है। तो एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैं ट्रेंड हूँ कि मैं आपकी एनर्जी बॉडी पे काम करूँ, आपके मेंटल बॉडी पे काम करती हूँ, आपके इमोशनल बॉडी पे काम करती हूँ। आपने सुना होगा जो इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और जो 72,000 नाड़ियां होती है हमारे बॉडी में, एनर्जी चैनल्स, है ना, जिसमें एनर्जी फ्लो करता है। और ये जो हमारे 7 चक्रास हैं जिनसे हमारा एनर्जी इनटेक और आउटफ्लो होता है, ये जो पूरा सिस्टम है नाड़ियों का और चक्रास का, ये क्या है, ये पूरा हमारा एनर्जी बॉडी है ना। तो मैं ट्रेंड हूँ एनर्जी बॉडी पे काम करने के लिए, आपके मेंटल बॉडी पे काम करने के लिए, आपके फिजिकल बॉडी पे काम करने के लिए। और क्योंकि ये बॉडीज हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, हमारे बॉडी के अंदर भी है, तो इनके थ्रू मैं आपके फिजिकल बॉडी पे भी काम करती हूँ, आपके डिजीजेस पे भी काम कर सकती हूँ। डायबिटीज है, ट्यूमर्स है, थायराइड प्रॉब्लम है, या कोई तरह की एक पेन्स, माइग्रेन्स, है ना, इस तरह की बीमारियों पे मैं इस तरह से काम कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? यस मंजुनाथ जी, अनम्यूट करें। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Hello, can you hear me? Am I audible? या Yes, श्योर, या वेरी लाउड एंड क्लियर, हाँ बोलिए। हाँ. Ma'am, very interesting, science, I must say, because I don't know whether you call it science or not, but I consider because दिस इज प्योर साइंस। because अभी तक जो है I was exposed to various other things, but ये जो है going back in time.